अब हम उस रास्ते के ऊपर आ रहे हैं जो इस कौम की अजमत का रास्ता है। ये है तब्दीली नहीं तबाही। की तकरीर नहीं होती, उसकी जॉब एप्लीकेशन होती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, 2022 के आगाज़ में ही आवाम को एक तो पेट्रोल बम का तोहफा मिला, यानी पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये का इजाफा कर दिया गया। अब इस इजाफे पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि गवर्नमेंट ने बड़ी ज़्यादती कर दी, पहले दिन ही आवाम पे एक बोझ डाल दिया। लेकिन इसकी हकीकत क्या है, ऐसा क्यों करना पड़ा गवर्नमेंट को, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और नाज़रीन, जो मिनी बजट के अंदर एक बात हो रही है कि महंगाई का तूफ़ान आने वाला है पाकिस्तान के अंदर। ऑलरेडी पिछले 22 माह में इस वक्त पाकिस्तान के अंदर महंगाई की शरह सबसे ज़्यादा है, लेकिन इमरान खान साहब को पाकिस्तान के अंदर एक खामोश इनकलाब आता हुआ नज़र आ रहा है। जब एक आम आदमी का रोज़गार, उसकी मईशत बुरी तरह से मुतासर हो चुकी है, तो ये इनकलाब उसकी ज़िंदगी में कैसे बरपा होगा। अमूमन इस तरह के हालात में इनकलाब हुकूमतों के ख़िलाफ़ आया करते हैं। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे नाज़रीन। और बात होगी, पीपल्स पार्टी ने तो आज हुकूमत की 3.5 साल कारकर्दगी के ख़िलाफ़ वाइट पेपर जारी कर दिया है, जिसका नाम दिया गया है तब्दीली नहीं तबाही। इस वाइट पेपर में क्या है ये भी डिस्कस करेंगे। और नाज़रीन, बात करेंगे हम कि हुकूमत ने एक बड़ी ऑफ़र दे दी आज अपोजिशन को, एक बड़ी दावत दे दी है। वो दावत है कि आएँ अब तलखियाँ कम करते हैं और बातचीत करते हैं पाकिस्तान के अहम इश्यूज़ के ऊपर, जिसमें इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर बात हो सकती है, सियासी इस्लाहात के ऊपर बात हो सकती है। ये फवाद चौधरी साहब ने आज ट्वीट किया, लेकिन क्या अपोजिशन इस पर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगी, या फिर हुकूमत ने यह दावत देते हुए अपोजिशन को काफ़ी ज़्यादा देर कर दी है। 2022 पाकिस्तान के लिए क्या लेके आ रहा है, मज़ीद अहम जो सियासी डेवलपमेंट्स हैं, क्या मुतवक्का है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, ये भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं शौकत यूसुफजई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, सूबाई वज़ीर हैं खैबर पख्तूनख्वा से। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा है। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं हम सब के दिल अजीज़ हर दिल अजीज़ आरिफ मीर भट्टी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। सबसे पहले ज़रा हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, जो 2021 को पाकिस्तान के लिए तरक्की और खुशहाली का साल करार देते थे, अब वो 2022 के लिए वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में खामोश इनकलाब आने वाला है। ज़रा खान साहब को सुन लेंगे। ये जो 2019 था मुश्किल वक्त था, लेकिन 2020 एक इस मुल्क का अब आगे बढ़ने का वक्त है। 2021 है, ये इंशाल्लाह वो साल होगा जबकि हम ग्रो करेंगे। अब नाज़रीन, मैं आपको ज़रा दिखा दूं कि ये जो महंगाई की इस वक्त शरह है, इदारा शुमारियात के जो आदाद शुमार हैं वो कुछ आपके सामने क्विकली रखते हैं कि 22 माह की बुलंद तरीन सतह पर है महंगाई इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। दिसंबर 2021 में महंगाई की शरह 12.3% रही है। नवंबर 2021 में महंगाई की शरह 11.55% रही, जबकि फरवरी 2020 में महंगाई की शरह 12.4% रही। क्या ऐसे में कोई इनकलाब आ सकता है? जनाब आरिफ मीर भट्टी साहब, खान साहब तो बात करें कोई खामोश इनकलाब आने वाला है। महंगाई जो है वो 22 माह की बुलंद तरीन सतह पर है, और जब इस तरह के हालात हों कि एक आम आदमी भूख का शिकार हो, गुर्बत का शिकार हो, अफलास का शिकार हो, महंगाई का उससे सामना करना पड़ रहा हो, तो ऐसे हालात में तो इनकलाब अमूमन हुकूमतों के ख़िलाफ़ आया करते हैं, हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ आया करते हैं। कोई और इनकलाब तो आता नज़र नहीं आ रहा, या आपकी राय मुख्तलिफ है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर एक दोनों हमारे सियासतदान काबिल एहतराम है, मुख्तलिफ पार्टी के, यकीनी बात है ये मुझे दरगुजर करेंगे, मेरे पे अटैक नहीं करेंगे, ये अपनी पार्टी को डिफेंड करें, ये इनका हक है। जब ज़बानों पे ताले हों, आँखों पे हाथ रखा हो, सच कहने पर पाबंदी हो, तो फिर खामोश इनकलाब का ही इंतज़ार करना चाहिए। जब सच सुनने वाला ना हो, सच देने वाला ना हो, इनकलाब ही आता है। जब 95% आबादी 2 वक्त की रोटी ना खा सके, इंसाफ अमीर आदमियों की तिजोरियों में कैद होकर रह जाए, गरीब की बेबसी लाचार की और सिस्कियाँ अमीरों के कैकों में खो जाए, तो खामोश इनकलाब का ही इंतज़ार करना चाहिए। वो कब आता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भी अब उसी इनकलाब का मुंतज़र हूँ, क्योंकि वादे वलीद, इल्ज़ामात, दावे, ये हो गया। अभी PM साहब का आप जो कर रहे थे थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, अय्या का नाबुद वैया का नस्ताहीन दिन सराता, तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, काश
हम अल्लाह की मदद पर इन्हिसार करें और उसके दिए हुए रास्ते पर चलें, तो मेरे ख्याल में वाकई ही इनकलाब आएगा। और ये इनकलाब किसी सियासतदान की वजह से नहीं आएगा समर, याद रख ले, पेट की वजह से आएगा, बुनियादी हकूक की वजह से आएगा, भूख की वजह से आएगा, बीमारी की वजह से आएगा, बेरोजगारी की वजह से आएगा, करप्शन की लान तान के खिलाफ आएगा, जुल्म के खिलाफ आएगा, जबर के खिलाफ आएगा, धोखे के खिलाफ आएगा और लोगों की उम्मीदें तोड़ने पर आएगा। कब आता है ये गैब? इसका गैब का इल्म अल्लाह के पास। ये जो मौजूदा पॉलिटिकल लॉट है हमारे पास, इसमें आपको आता नजर आ रहा है कोई इनकलाब? देखिए, मैंने कहा ना, सियासतदानों से नहीं, खामोश लीडरलेस, जिसका लीडर कोई नहीं होगा, जो कहेगा दो अब रह गया तबके, पहले मिडिल क्लास थी, अपर मिडिल क्लास थी, अमीर था, गरीब था। अब बस जन मैं तो अपनी राय का दे दिया। अब महलात वाले जिंदा रह रहे हैं या झोंपड़ी से मुराद 1-2 मरले वाले, जिसका बिल 1000 रुपये आता था 3000 आने लग पड़ा, ग्रोसरी 5000 की आती थी 14000 की आने लग पड़ी है, जिसके बच्चे स्कूलों से लोगों ने उठा लिए हैं, माएँ बच्चों समेत पेट में 9 माह रखती हैं, लगते जिगर को पालती हैं, मनते मुरादों से बच्चे लेती हैं और फिर लेकर खुदकशियां कर लेती हैं। तो फिर इनकलाब क्यों ना आए ऐसे जालमों के खिलाफ? शौकत यूसुफजई साहब, कौन से इनकलाब की बात करें? इमरान खान साहब, मुल्क में कोई खामोश इनकलाब आने वाला है? जो हालात हैं एक आम आदमी के, इस वक्त महंगाई 22 माह की बुलंदतरीन सतह पर है और मिनी बजट भी आप ले आए हैं, उसमें आप बेशक कहें कि ये इस्लाहात का पैकेज है या ऐसे खुशहाली का पैकेज आप करार दे रहे हैं, जो भी आप इसे नाम दें, लेकिन ये मिनी बजट ही है। इसमें आपने टैक्स छूट जो है वो ख़त्म कर दी, कि कहते हैं अवाम पे टैक्स नहीं लगाया, टैक्स छूट ख़त्म कर दी। बात तो फिर वही है, टैक्स तो अवाम नहीं भरने, जाके आप किसी कंपनी से लें, किसी मशीनरी पे लें, किसी और चीज़ पे लें, इनडायरेक्टली एंड पे भरना अवाम नहीं है। तो इसमें तो इनकलाबात हुकूमतों के खिलाफ आया करते हैं। इस तरह के हालात में केपी में आप हमने एक झलक देख भी रही है उसकी, आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड में पीटीआई के बलदियाती इंतखाबात के पहले मरहले में। बहुत शुक्रिया। देखिए, मुश्किल वक्त जो था काफी हद तक गुजर चुका है और इंशाल्लाह जो आने वाला वक्त है उससे अच्छी उम्मीदें वाबस्ता की जानी चाहिए। नया साल का पहला दिन है, अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए। देखिए, मुश्किल वक्त हर कौम के ऊपर आता है और अगर आप कोरोना की सूरत हाल यूरोप में देखें तो उनसे ज्यादा मुतासर हुए हैं। ठीक है, उनकी मईशत बहुत मजबूत थी, वो हमारी तरह मकरूज मुल्क नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वहाँ मुश्किलात हैं, कारोबार मुतासर हुआ है, वहाँ पे मईशत काफी मुतासर हुई है और कारोबार मुतासर हुआ है, बेरोजगारी बहुत बढ़ी है। अमेरिका के अंदर भी ये और बात है कि उनकी मईशत मजबूत थी। तो हमने तो लॉकडाउन भी नहीं लगाया शौकत भाई, यहाँ तो इतने ज़्यादा हालात ख़राब नहीं हुए, हमारी पॉलिसी नहीं थी लॉकडाउन की, यहाँ इंडस्ट्री बंद ही नहीं हुई। दोबारा हम रब्ता करते हैं शौकत यूसुफजई साहब के साथ, उनसे रब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है, वो वीडियो लिंक पे आते हैं, उनसे मज़ीद हम बात करेंगे। निहाल हाशमी साहब, अगर ये इनकलाब आ गया, जो शौकत यूसुफजई साहब की बात मुझे समझ आई, वो कह रहे हैं कि हालात मुश्किल मरहला गुजर गया है, अब बेहतर दिन आने वाले हैं, बेहतर हालात आने वाले, गवर्नमेंट भी स्टेबल हो जाएगी, मईशत भी बेहतर हो जाएगी और ये इनकलाब अगर बर्पा हो गया, जो खान साहब जिसकी बात कर रहे हैं, फिर तो आप लोग तो फिर सियासत छोड़ दें, कोई और काम शुरू कर दें, आपका तो फिर गुजारा नहीं है, मुश्किल आपका सर्वाइवल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर भाई, अगर ये इनकलाब बर्पा हो गया तो ख़ात्म बदहन पाकिस्तान होगा कि नहीं होगा? मैं भट्टी साहब की इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि जो बातें उन्होंने की उसमें मैं खौफज़दा होता हूँ और उसमें मैं इजाफ़ा ये करना चाहता हूँ कि जब लीडरलेस इनकलाब होता है तो वो इनकलाब नहीं होता है, पहले सिविल वॉर होता है, जिसे उर्दू में खाना जंगी कहते हैं। इस मुल्क में गालिबन अजनास का, खुराक का, खाने का सिविल वॉर होगा, क्योंकि आज पाकिस्तान का एक बच्चा जो 1 माह का है, जब वो भी दूध पीता है तो टैक्स देता है, जो मरीज़ दवाई लेता है वो भी टैक्स देता है, जो कैदी जेल में होते हैं माचिस भी जलाएं तो उसका भी वो टैक्स देते हैं। मेरे समझ में नहीं आता है कि किसको इन्होंने टैक्स से बचाया। इनडायरेक्ट टैक्सेस, जनरल सेल्स टैक्स और दीगर टैक्सेस जिस तरह से इनडायरेक्टली आपने लगा दिया है हर अशिया पे, खा वो दूध हो, खा वो दवाई हो, खा वो रोटी हो, माने इंसान अगर ज़िंदा रहना चाहता है तो उसे टैक्स देना है।
माँ सिवाय अगर ऑक्सीजन पे खुदा ना खास्ता कोई टैक्स होता तो ये ऑक्सीजन पे भी टैक्स लगा देते, ये मरने पे भी टैक्स लगा देते कि आप मरने से पहले ये टैक्स देके जाएं। आप हर सांस से पहले सब में ही टैक्सेस तो देते हैं लोग, देना पड़ता है, ये जिम्मेदारी होती है। हुकूमतें चलती इसी पे हैं, मुल्क इसी पे चला करते हैं। तो सर हम भी तो देते हैं, मगर इस तरह इस भौंडे तरीके से तो टैक्स नहीं लिया जाता ना। और जो लोग टैक्स देते हैं उनको उनकी हुकूमत वो मराद देती है। आप अभी शौकत साहब कह रहे थे कि बाहर की दुनिया को जाके देखें, तो बाहर के दुनिया में हर गरीब आदमी भी इस्तात रखता है 2 वक्त की रोटी की, और अगर नहीं रखता है तो उसको काउंसिल की तरफ से वजीफा दिया जाता है। यहाँ पे सिर्फ टैक्स लिया जाता है, बदले में उसको लात, घूंसे, गालियां, बेइज्जती। इवन एक गरीब आदमी किसी पार्क पे जाके बैठे तो पुलिस वाले डंडे मार के उठा देते हैं। गवर्नमेंट ने यहाँ पे लंगर खाना शुरू कर दिया, एहसास प्रोग्राम शुरू कर दिया, घूम रहा है तो लोग उसको पकड़ लेते हैं। 10 लाख रुपए तक की हेल्थ इंश्योरेंस दे दी उन्होंने पंजाब के अंदर, ये केपी के अंदर दे दी है। वो तो आपकी लीडरशिप को भी दे रहे हैं। जनाब आपकी लीडरशिप के लिए भी कार्ड आ गए, हेल्थ कार्ड। जरा सुन ले, जरा सुन ले शहबाज गिल साहब क्या बता रहे हैं। आपकी पार्टी की जो लीडरशिप है उसके लिए भी वो कह रहे हैं कि आ गए। चले बाद में इस पर जरा बात करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि सबको दे दिया हमने। हमजा शहबाज साहब को दे दिया, मरियम नवाज साहब को भी दे दिया हेल्थ कार्ड, शहबाज शरीफ साहब को भी दे दिया। जरा सुन तो ले सर, जरा सुन लेना। आज हम ये हेल्थ कार्ड मरियम सफदर को भी भिजवा रहे हैं, कैप्टन सफदर को भी भिजवा रहे हैं, शहबाज शरीफ को भी भिजवा रहे हैं। उनके उन तमाम मुलाजमीन 16 जिनके अकाउंटों के अंदर 16 अरब की जाली टीटियां लगी, उनको भी भिजवा रहे हैं। अब किसी को लंदन इलाज कराने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। सबके लिए आगे हेल्थ कार्ड, मुफ्त में इलाज होगा 10 लाख रुपए तक का। शायद आपके लीडर्स को बाहर भी ना जाना पड़े इलाज के लिए, पंजाब में उनका इलाज होगा। ये इससे बड़ी शोबदेबाजी कोई नहीं हो सकती है कि यहाँ पे बिस्तर नहीं है इलाज के लिए अस्पतालों में सरकारी, ये 10 लाख की बात। ये असल में होगा एक गेम, ये होगा एक करप्शन कि इनके इसमें होगा क्या, पसंदीदा लोग जाली तरीके से बिल जमा कराएंगे और इनके पसंदीदा हॉस्पिटलों को, शौकत खानम जैसे अस्पतालों को और दीगर जो भी इनके लोगों के अस्पताल हैं उनके कमाई, जिस तरह से पेट्रोल और गैस और दीगर चीज़ों में इन्होंने ATM कार्ड्स वालों को नवाजा, इसी तरह से इसमें भी और एहसास प्रोग्राम में भी जो उन्होंने कहा ना राशन देंगे, तो ये अपने कारकुनों के दुकानों को या अपने सपोर्टरों के दुकानों को ये मराद दे रहे हैं। कौन से लोगों के पास आ रहा है ये, कौन सा भिखमंगों का तरीका बना दिया इन्होंने। इस मुल्क के लोगों को ये खुदकशी पे लेके जा रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए जरा इसको गौर से सुनिएगा कि इनको पता है कि क्या करप्शन है। अभी हालिया में जनाब मोहसिन बेग साहब जो एक बहुत सीनियर और सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि किस तरह से इन्होंने 2 दर्जन मेंबर्स को खरीदे हुकूमत को बनाने के लिए। मुझे याद आ गया रोम, जब रोम में हुकूमत बनाने के लिए और बिगाड़ने के लिए लोगों की खरीदो फरोख्त होती थी और किस तरह से उन्होंने बताया कि धरना में कौन लोग सब। मैं आपके तवज्जुह से चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन इस पर नोटिस ले और देखिए मोहसिन बेग साहब ने जो बात किया, उन्होंने बर वक्त ये बात किया है कि क्या बात किया, पाकिस्तान की हुकूमतें कैसे तश्कील दी जाती हैं और पाकिस्तान में हुकूमत को गिराने के लिए, नवाज शरीफ को हटाने के लिए, CPAC को बंद करने के लिए, खुशहाली की तबाही लाने के लिए धरना कैसे दिया जाता। और काजी फैज ईसा साहब ने जिन लोगों की निशानदेही की थी, क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई कि कौन लोग थे जो धरनों को फैसिलिटेट कर। इस मुल्क में किस तरह से मीडिया के जैसे जबान बंदी कर दी जाती है, रिपोर्टर से लेके मालकान से लेके एडिटर से लेके। भट्टी साहब ने ठीक बात की है कि जबान बंदी है हमारी, तो जबान भी बंद जब कर दोगे तो फिर यहां पे क्या रह जाएगा हमारे पास। और तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को पास होने तो भाई हुकूमत भले फेल हो जाए, पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को पास होना। भट्टी साहब इतने बुरे हालात भी नहीं है जितनी एक पिक्चर जो है पेंट कर दी है निहाल हाशमी साहब ने कि फाके खुदकुशियाँ, इतने बुरे हालात भी नहीं है। हालात ख़राब ज़रूर है, इतने बुरे भी नहीं हैं कि जिनकी बात करें निहाल हाशमी साहब। लेकिन आपको किस तरफ जा रहे हैं पॉलिटिकल हालात, किस तरफ जाते नज़र आ रहे हैं, किसी बेहतरी की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं जो गवर्नमेंट कह रही है कि बेहतर हो जाएंगे। मार्च में एक लॉन्ग मार्च होना है हुकूमत के खिलाफ, तब तक तो गवर्नमेंट कह रही है अगले 2-3 माह में हम हालात ठीक कर लेंगे, महंगाई खत्म हो जाएगी, फिर वो लॉन्ग मार्च किस लिए होगा या होगा भी? समर साहब गुजारिश ये है कि आप फरमा रहे हैं महंगाई ख़त्म हो जाएगी। आज ही गालबन कल रात 12 बजे 4 या कुछ पैसे पेट्रोल बढ़ा है। बिजली लेवी हर महीने 4 रुपये 75 पैसे बढ़नी है।
मुझे वो तरीका बता दें कि महंगाई कैसे वापस आएगी। मैं ये नहीं कहता कि माजी में महंगाई नहीं होती थी, लेकिन इस दफ़ा जितनी तेज़ी से नाहल पॉलिसियों की वजह से आम आदमी पिसा है, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। रह गई बात कि आगे हालात बेहतर होंगे, बादिउल नज़र में अल्लाह करे बेहतर हो जाए, 22 पाकिस्तान में वो पाकिस्तान बन जाए जो कायदे आज़म ने ख्वाब सोचा था। ये लुटेरों का नहीं, डाकुओं का नहीं, चोरों का नहीं, झूठों का नहीं, मुनाफिकों का नहीं, सबके लिए एक आम शहरी के लिए वो बन जाए। लेकिन मुझे हालात बेहतर होते हुए नजर नहीं आते। हुकूमत जो है सबको अपोजिशन को डाकू चोर के अलावा नहीं, ये देखें धरना तब होगा जब जो चाहेगा, जो असल अवाम हुकूमत लाई है ना, समर यही बात लिख लें, मैं 10 दफ़ा 1000 दफ़ा कह चुका हूँ, धरना तब होगा जो अवाम असल हुकूमत लाई थी वो चाहेंगे। वरना इस हुकूमत को भेजने के लिए मैं नंबर गेम बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता फैक्ट्स क्या है, अल्लाह बेहतर जानता है। मेरे ख्याल में मोहतरम तहरीक इंसाफ के सरबराह मोहतरम हरदिल अजीज नवाज इमरान खान साहब की कभी भी एमक्यूएम से अच्छे मरासम नहीं रहे थे। ऐसे ही है, कभी भी काफ लीग से अच्छे मरासम नहीं ले रहे थे। कातल लीग से लेके लंदन तक वो ताजपोशी करने गए थे अल्ताफ सैन की इमरान खान साहब, किसने इनको मिला दिया इनके साथ? वो 2 दिन पहले कैसे मिला? बिल्कुल भट्टी साहब, 2 दिन पहले उसामा गाजी साहब जो एमकेएम के रुकन कौमी असम्बली है, वो शदीद नाराज थे हुकूमत के ऊपर, हुकूमत की पॉलिसीज़ के ऊपर, लेकिन वो कह रहे थे यार हमारी कुछ मजबूरियाँ हैं। वो मजबूरियाँ ज़ाहिर जिनकी आप बात कर रहे हैं वो मजबूरियाँ हैं। मेरे साथ एक प्रोग्राम में थे इत्तेहादी जमातें तकरीबन अगर 36 महीने हो गए हैं या 38 महीने हो गए हैं इस साल हुकूमत को 40 दफ़ा नाराज हुई है, लेकिन एक फोन कॉल इंसान को मच्छर क्या पता छोड़ो वो क्या ये एक कॉल, तो वो बेचारे अपनी मर्जी से ना आए हैं ना जाएंगे। बड़े बड़े 30 मार खान को ताबेदार बना देती है भट्टी साहब। एक फोन कॉल बड़े से बड़े 30 मार खान को ताबेदार बना देती है। नहीं, ये हमारी माजी में अगर 50 साल देखे ना समर, ये पूरी हिस्ट्री है। एक एक आदमी पे एक एक जमात में मैं आपको डिस्कस कर सकता हूँ उसका सियासत में उसकी पैदाइश कैसे हुई, लेकिन उसकी भट्टी साहब ये ताबेदारी जो है ये सिर्फ हिज़्ब इक़्तिदार की तरफ तो नहीं है, हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ भी तो लोग देख रहे हैं कि उसी तरफ देख रहे हैं जहाँ गवर्नमेंट देख रही है और इत्तेहादी देख रहे हैं। मैं माफी चाहता हूँ, आवाज सुन नहीं पाया मैं, कोई टेक्निकल वजह की वजह से ना कोई आवाज इतनी एक ब्रेक ले लेता हूँ, आ नहीं रही। मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ यहाँ पे, ब्रेक के बाद आके कंटिन्यू कर लेते हैं यहीं से आगे डिस्कशन को। नाज़रीन एक ब्रेक शामिल करते हैं क्विक, और ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेगी। और एक और बड़ा अहम मामला है, गवर्नमेंट ने एक बड़ी ऑफर दी है, बड़ी दावत दी है संजीदा किस्म की अपोजिशन को। वो दावत क्या है, कितनी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी सियासत के लिए, बात होगी ब्रेक बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन शौकत यूसुफ ज़ई साहब के साथ हमारा रब्ता मुनक़ता हुआ है, वो स्वात में ट्रैवल कर रहे हैं, सही उनकी आवाज़ नहीं आ पा रही थी, इसलिए हमने अमजद दाजी साहब ने अब प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। अब दीगर प्रोग्राम में आगे वो हमें कंटिन्यू करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। अमजद दाजी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। अब ज़रा कुछ बात कर लेते हैं कि ये जो इस वक्त इनकलाब की बात हो रही है, खामोश इनकलाब की, ज़रा उस पर आप पहले रिस्पॉन्ड कर दें कि महंगाई हालात इतने ख़राब हैं, आपके खिलाफ 2 तहरीकें शुरू होने वाली है। 5 जनवरी से पीपल्स पार्टी शुरू कर रही है, 23 मार्च में को आपके खिलाफ एक लॉन्ग मार्च आ रहा है। आम आदमी के हालात जो हैं वो बेहतर नहीं हो पा रहे, महंगाई 22 माह की बुलंद तरीन सतह पर है। ऐसे में इनकलाब तो हुकूमतों के खिलाफ आया करते हैं, हुकूमतों के हक में नहीं आते इनकलाब पाक या किसी मुल्क के हक में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर, इसमें कोई शक नहीं है कि इनकलाब आएगा, और आप देखेंगे कि इस मुल्क के अंदर इंशाल्लाह 2023 का जो साल है वो एक और बड़ी तब्दीली लेके आएगा। आप ये कहना कि ये मुश्किलात है, तो मुश्किलात किस वजह से आई हैं? ये इन लोगों की डाले हुए गंद है जिनको साफ करने के लिए पिछले 3.5 साल से जनाब इमरान खान साहब और हमारी गवर्नमेंट जो है वो पूरे जोर शोर के साथ जितना कुछ हो सकता है हम कर रहे हैं। आपके इल्म में है कि सारी इकॉनमी कहाँ खड़ी थी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई? आपका हर एक चीज जो है वो डिक्लाइन में था। मुझे साहब आपकी पार्टी, आपकी जमात जिसे इनकलाब कहती है, सियासी इनकलाब की अगर मैं बात करूं कि आप कहते हैं कि 2 पार्टी सिस्टम को आपने ब्रेक किया पहली मरतबा पाकिस्तान के अंदर, वो तो बरास्ता खैबर पख्तूनख्वा आया था,
तो खैबर पख्तूनख्वा में तो हालात आपके बड़े ख़राब हो गए। बलदियाती इंतखाबात के पहले मरहले में नज़र आ गया आपके इनकलाब की वहाँ पे हालत क्या हो गई है? समर, वो आपस की लड़ाई थी पीटीआई की, अपनी विद इन ऑर्गेनाइजेशन के जो डिसीजन थे वो परफेक्ट ना हो सके, जिसकी वजह से हमें जो है वो नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन अभी भी अगर वहाँ पे हमारे वोटों की तादाद देखें तो सबसे ज्यादा है, और फिर निचले सतह तक जितनी भी यूसीज हैं या उससे नेबरहुड हैं या जितने भी सिस्टम है, तो वो आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और ये सारी जमातें मिला के जो आज पीडीएम बनी हुई है, पाकिस्तान डेकेड मूवमेंट, तो ये भी तो देखे ना कि इनको मिला के भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो ज्यादा। और नाच किस पे रहे हैं जी के मौलाना ने कौन सा तो तीर मारा है सिवाय डीजल के परमिट लेने के अलावा उसने क्या किया है? मुझे कोई बता दे, तो मुझे बता दे कि जब पाकिस्तान 3 सिटी मेयर जीत के गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त एक इदारा पाकिस्तान के अंदर इस हालत में था जिससे आप पूरी दुनिया के सामने खड़े होके कह सकें कि हम बहुत अच्छी हालत में थे। हाँ, हमने डिलीवर किया, अगर आप माने ना माने। आज पूरे पंजाब में हम इंसाफ कार्ड, हेल्थ कार्ड देने जा रहे हैं। केपीके हो गया है। कोरोना में जिस तरह परफॉर्म किया, 86% केपी में हेल्थ कार्ड तो आपने दिया हुआ है, फिर इतने बुरे रिजल्ट्स क्यों आए? वो परवेज खटक साहब भी जो खबरें आ रही हैं कि वो काबीना के अंदर इमरान खान साहब के सामने कह रहे थे कि यार फिलहाल मेहरबानी करें, ये टैक्सेस वगैरह के मामले को डिले करें, बलदियाती इंतखाबात का सेकंड फेज हो लेने दें, पहले मार्केट बुरा हाल हो गया। कोई किसी ने नहीं कहा कि ये टैक्सेस में डिले करें। टैक्सेस जो है वो कोई एनहांस नहीं किए गए, बल्कि इनको रीएडजस्ट किया गया है। आपके जो आप इंटरनेशनली जितने भी एक आपके डोनर्स हैं, आप जिनसे लोन ले रहे हैं, जिनसे आपका सिस्टम चल रहा है, वो चाहते हैं आपका इक्वल हो। आप बेशक इनको आप सब्सिडीज दे दें, लेकिन आप रीएडजस्ट कर दें इनको। या ये फाइनेंशियल एडजस्टमेंट है। इसके ऊपर आज मुझे बता दे, आपने बजट पढ़ा है? जो मेरे जो 2 भाई हैं निजामी, बिल्कुल पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, सारा पढ़ा है, सारा पढ़ा है। मुझे बता दें कि उसमें किस पे टैक्स लगा है और उसको एडजस्ट। मैं बता देता हूँ आपको, मैं बता देता हूँ न्याजी साहब, दूध पीने वाले जो बच्चे हैं उनके फार्मूला मिल्क के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया है। चिकन का आप कह रहे हैं कि बोलने देना, आपने अभी से शोर मचाना शुरू कर, पूछ रहे हैं ना कि मैं बता दूं आपको, मुझे अपनी बात करने दे। आप उसके बाद 1 घंटे अपनी तकरीर कर ले या अपना तकरीर नहीं, आपने सवाल किया हमसे ना, आपने सवाल किया कि आपने बजट पढ़ा है, कहाँ टैक्स लगा है। मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ टैक्स लगा है। तो कहा है ना, मैंने तो बताया। मैं तो कह रहा हूँ ना कि मुझे कोई बता दे कि इन्होंने टैक्स पढ़ा है। हम जब कह रहे हैं अभी बजट गया है नेशनल असेंबली में, इंट्रोड्यूस हुआ हो कि वो चला गया सेनेट में, अब वहां से आएगा अपनी रिकमेंडेशन के साथ आएगा। उसमें हमने कह रहे हैं कि हमें कोई बता दे कि हम इसमें कितना, हम कह रहे हैं कि 2 अरब के टैक्सेस लगेंगे, जिसके ऊपर आप हम जो टैक्स आपका कलेक्ट होगा उससे ओनली 2 अरब रुपए जो है वो उसमें एनहांस किए गए हैं। लेकिन वो भी नेगोशिएशन, हम नेगोशिएशन। बहरहाल अमजद भाई, आप लोग जो कह रहे हैं, जो हुकूमत कह रही है कि ये जो हम लगा भी रहे टैक्सेस जो है ये मशीनरी पे है, इंपोर्टेड आइटम्स के ऊपर है, यानी कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं किसी भी अद्वियात के, फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है, वो कह रहा है कि जो रिफंड्स होने हैं टैक्स के, हमें इतने जल्दी नहीं होने, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो बोझ अल्टीमेटली जाके आवाम पे ही आना है। टाइम फ्रेम किया गया है और उनको रीएडजस्टमेंट का जो है वो सिस्टम बनाया जा रहा है। उन्हें यकीन नहीं है, वो बोझ आम आदमी पे ही जाके उन्होंने डालना है। वो तैयार हो गए आम आदमी पे बोझ डालने के लिए। बिल के अंदर ये डाला गया है, उस बिल के अंदर ये डाला गया है कि इतने टाइम लिमिट में ये होगा और ये एडजस्ट हो जाएंगे या इनको रिफंड कर दिया जाएगा जहां पे। हाँ, एक चीज और है जिनको मुश्किलात आएंगी कि वो लोग जो टैक्स नेट में नहीं है, बात समझने की है, वो लोग जो टैक्स नेट में नहीं है, सही है, जो सिस्टम में नहीं है, उन लोगों को जरूर तकलीफ होगी क्योंकि वो टैक्स चोरी कर रहे हैं। और जो कर रहे हैं कारपोरेट्स में, वो उनको बिल्कुल है वो टैक्स भी लगेगा और उनको रिफंड नहीं होगा। ये एक इशू है। और हम देखो पाकिस्तान की इकोनॉमी, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सिस्टम संभाला तो आपकी तो सारी की सारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। ठीक है, चले आपका जवाब आ गया हाशमी साहब। हाशमी साहब, आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्की मईशत का, सारे कुछ का, तभी हुकूमत को ये सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ रही हैं। और दूसरा, आपको एक दावत आ जाइए हुकूमत की तरफ से, अपोजिशन को दावत आई है। नए साल के पहले दिन ही फवाद चौधरी साहब जो कि हुकूमती तर्जुमान है, वो कह रहे हैं कि साल 2022 नए साल के आगाज़ पर समझता हूँ हमें तलखियाँ कम करने की ज़रूरत है। हुकूमत और अपोजिशन इलेक्शन, मईशत,
सियासी और अदालती इस्लाहात के लिए गुफ्तगू करें। पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, अपनी जिम्मेदारियों के एहसास की ज़रूरत है। पार्लियामान में फसाद आम आदमी की नज़र में सियासतदानों का वक़ार कम करता है। तो वेलकम करेंगे इस दावत को या फिर ताख़ीर कर दी गवर्नमेंट ने ये दावत देने में? समर 2 मिनट दीजिएगा और मुझे बोलने दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब ने ये दावत दे दी थी कि आओ, ये अजीम मुल्क है, इसको अजमत के मीनार पे पहुंचाते हैं, आओ मिसाक़े जमहूरियत, मिसाक़े मईशत की बात करते हैं। और उसको 3.5 साल गुजर गया, हाँ, मईशत की, उस पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। अच्छा, उसकी एक वजह है शायद। देखिए, इनका जो टीम लीडर है प्राइम मिनिस्टर, जब इन्होंने अपने हलफ लिया था प्राइम मिनिस्टरशिप का, उसमें भी वो खातिमुन नबीन नहीं बोल सके थे। और कल मैंने एक और क्लिप देखा जिसमें एक अदालत में वो हलफ ले रहे हैं, और हलफी अदालत से भी मैं गुजारिश करूंगा हलफी चेंज कर। हलफ में वो कहते हैं कि मैं झूठ बोलूं तो अल्लाह नाराज़ हो। अल्लाह नाराज़ नहीं होता है, मैं वकील हूं, मुझे पता है। उनको दोबारा हलफ लेना चाहिए, वो दोबारा हलफ लें, क्योंकि उसमें है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो अल्लाह का गज़ब आदाब मुझ पे और लानत ना दिलो। अल्लाह ताला ने काज़िबीन के लिए लानत भेजा है, और ये झूठ बोलते रहे और झूठ हैं। अब रह गया जो इन्होंने बात की कि जनाब ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, हमने आज पता है पूरे पाकिस्तान को, आप जाके कह रहे हैं रिफंड करेंगे, अंडा के पैसे आप रिफंड करेंगे, बच्चे के दूध के पैसे आप रिफंड करेंगे, माचिस के डिब्बे के पैसे आप रिफंड करेंगे, जो मजदूर रोटी खा रहा है उसके पैसे आप रिफंड करेंगे, जो दही ले रहा है उसके पैसे रिफंड करेंगे, जो चाय पी रहा है उसके पैसे रिफंड करेंगे, जो सब्जी ले रहा है उसके। असल में ये अमीर लोग हैं, और ये अमीर लोगों को पता ही नहीं होता कि गरीब आज पूछता है कि कहाँ है नवाज शरीफ जो 30 रुपए केजी आटा देता था, कहाँ है शहबाज शरीफ जो कि हमारे यहाँ तरक्यात, कहाँ है वो इसाक डार जिसने IMF का प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम जो था वो कंप्लीट हुआ था। आज आवाम पूछ रही है ना, मैं तो नहीं कह रहा हूँ आप सड़कों पे, समर आप बड़े सीजन ये हैं, आप जाके पता करें कि टैक्स कहाँ कहाँ पे नहीं ले रहे हैं। ये 1 तारीख को तोहफा देते हैं हमें एटम बम मार के, पेट्रोल का बम। और भाई इससे अच्छा एटम बम मार दो। कभी पेट्रोल का बम मारते हो, कभी गैस आ नहीं रही है, फिर भी बिल आ रहा है, बिजली आ नहीं रही है, बिल आ रहा है। कर लेते इंटरनेशनल मार्केट में 2 रुपए 88 पैसे का फर्क आया है पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, 2 रुपए 88 पैसे महंगा हुआ है। 16 तारीख के बाद आज जो हुकूमत ने पेट्रोल जो पड़ रहा है उन्हें 2 रुपए 88 पैसे महंगा पड़ रहा है। GST गवर्नमेंट ने कम कर दिया 2 रुपए 88 पैसे। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 4 रुपए बढ़ाई है, वो भी IMF के कहने पे जून तक हमें बढ़ानी पड़ेगी 4 रुपए। सुन ले सर, हम बहुत सारी चीजों में अपनी कोताहियां गलतियां मानते हैं, मगर हमने कभी IMF को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं किया, हमने ईस्ट इंडिया कंपनी वाला किरदार नहीं किया, हमने स्टेट बैंक को ये ऑटोनोमस नहीं दिया, हमने स्टेट बैंक को IMF के हवाले नहीं कर दिया। हमने इस मुल्क की मईशत को इस मुकाम तक नहीं पहुंचा। हमने इस मईशत में बुरे मुआशी हालात में हमने IMF प्रोग्राम जो है वो बहाल करना ही करना था। दीगर भी जो हमें फंडिंग की जो फैसिलिटीज है वो सारी बंद हो जाती है। आम आदमी को इससे दिलचस्पी नहीं। आम आदमी कहता है कि मेरे खर्दोनश की चीजें कितने की मिल रही है। आम आदमी से पूछे ना, आम आदमी कहता है कि रोटी कितने की मिल रही है, साग कितने का बन रहा है, मछली कितनी की है, गोश्त कितने का है, अंडा कितने का है, दाल। आज लोग दाल नहीं खरीद सकते। अब ये तो अमीर लोग हैं, खान साहब, डॉक्टर साहब, ये तो इनके अमजद साहब के लिए तो कोई मसले, मगर वो जो दिहाड़ीदार मजदूर है उससे जाकर के पूछें, वो एक वक्त की रोटी नहीं खा सकता है। ये बातें करें मईशत बेहतर की तरफ जा रहा है। कौन जरा दावत का बता दे जरा, बेहतरीन निजाम में ये शामिल कर चुके हैं। वो जो गवर्नमेंट आपको दावत दे रही है कि आए बातचीत करते हैं, इंतखाबी इस्लाहात करते हैं, सियासी इस्लाहात करते हैं, मईशत पे बात करते हैं, दीगर इश्यूज पे हम बात करते हैं, वो दावत कबूल आपको करेंगे बातचीत? हम भांडों के और झूठों के दावत में नहीं जाते। हम सच्चे लोगों के, ये भांड हैं, ये झूठे लोग हैं, ये यूटर्न है। यूटर्न के साथ कभी कोई बात कर सकता है, भांडों के साथ बात कर सकते हैं। इनके पास अपने एक लोग नहीं है। कहीं पर से शहबाज गिल को भांडे के लेके आ जाते हैं, कहीं से जुल्फी बुखारी को ले आते हैं, कहीं से रज़ा बाकर को लेके आते हैं। इनके पास अपनी कोई टीम नहीं है, टोटली ऑफर कबूल नहीं है। चले ऑफर कबूल नहीं है। आरिफ मीर भट्टी साहब, एक अच्छी ऑफर थी, मेरे लिहाज से अच्छी ऑफर थी कि सियासत में तलखी कम होनी चाहिए। ये जो हम पार्लियामेंट के अंदर देख रहे हैं कि एक दूसरे को थप्पड़ पड़ रहे हैं, वहाँ पे मुके पड़ रहे हैं, अजीब व गरीब माहौल वहाँ पे देखने को मिलता है। वो पार्लियामेंट जिसपे पूरे अवाम का नुमाइंदा ये ऐवान है, पूरी पाकिस्तानी कौम इसकी तरफ देख रही होती है। तो ये जो बातचीत की दावत दी फवाद चौधरी साहब ने कि इंतखाबी इस्लाहात हों, सियासत में इस्लाहात लाई जाए, मईशत के हवाले से बेहतरी लाई जाए, बातचीत होनी चाहिए, तलखी कम होनी चाहिए। हाशमी साहब तो कह रहे हैं कोई चांस नहीं, कोई बातचीत नहीं होगी।
देखिए समर, मेरे ख्याल में तो इख्तलाफ राय जिंदा कौमों की निशानी होती है। बिल्कुल, बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, इसमें दो राय है ही कोई नहीं। बड़ी बदकिस्मती है पार्लियामेंट जिसमें कानून साजी करनी है मेरे और आपके लिए, 20 करोड़ अवाम के लिए, वहाँ जूतियाँ चलती हैं, थप्पड़ चलते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है। क्या ये असम्बली कानून साजी कर सकती है? आपके एक नहायत काबिल एहतराम मेहमान ने कहा मैंने शायद ये बिल नहीं पढ़ा मिनी बजट। इनसे पूछे ये मिनी बजट पे बात करना चाहते हैं, एक एक शिक वाइज आइन पे बात करना चाहते हैं, पार्लियामेंटेरियन की हिस्ट्री पे बात करना चाहते हैं, हुकूमतें गिराने और बनाने पे बात करना चाहते हैं। सब पे मैं बात कर लेता हूँ, जो इनका हुक्म मेरे मोहतरम का हो, और बताऊँगा कौन कैसे आया, किसकी सियासत कहाँ से शुरू हुई। इस तरह नहीं करना चाहिए यार। मेरी आपकी अपनी राय है, आप कह रहे हैं अच्छी गवर्नमेंट की है, चलो मेरी भी ख्वाहिश थी अच्छी हो। क्या PIA का खसारा कम हो गया? तो इन्होंने 3.5 साल में अच्छा किया। वापडा की बिजली चोरी बेहतर हो गई, कम हो गई? मैं कहता हूँ बहुत काबिल तारीफ अमल हुआ है अगर ये ऐसा है। रेलवे का खसारा कम हो गया, मैं कह रहा हूँ आइडियल काम है अगर ऐसा हो गया। इंसाफ की फराहमी हो गई, आइडियल काम है। खुद मोहतरम इमरान खान साहब कहते थे 25 जुलाई 2018 से पहले रोजाना 10 से 12 अरब रुपए की करप्शन होती है। अगर यही बचा ले ना ये 3.5 साल में या 3.25 साल में, तो मुल्क का IMF के पास जाने की जरूरत नहीं थी आपको। सिर्फ 10.5-12 अरब का रोजाना, ये कितने खरब पे बात पहुंच गई मुझे बताएं। और भाई हमारा इख्तलाफ नहीं है, लेकिन एक कड़वा सच है, खुदा के लिए तमाम सियासी जमातें, हुकूमत बड़ा भाई होती है, एक कदम आगे जाए। खसूसन हर जमात ने पिछले 40 सालों में हारने वाली ने इल्जाम लगाया धांधली का, और धांधली होती भी है मेरी राय के मुताबिक। अगर इमरान खान साहब इस पर इस्लाहत करते हैं तो मेरा ख्याल है नून लीग और अपोजिशन जमातों को 3 कदम आगे बढ़ के, अपने आईनी एक्सपर्ट, IT के एक्सपर्ट बढ़ के इसकी तरफ, बेहतरी की तरफ आना चाहिए। कब तक हम एक दूसरे का गिरेबान नोचते हुए वक्त गुजार देंगे? अब वक्त बहुत कम आ गया, वरना मैं बताऊं समर साहब, लेकिन भट्टी साहब ताखीर नहीं कर दी गवर्नमेंट ने। कब आएगा मुझे नहीं पता। 3.5 साल हुकूमत एक बड़े तलखी के माहौल में रही, अब जाके दावत दे रहे हैं कि तलखी कम मैं करें, कह रहा हूं चलो नहीं कर दी ज्यादा लगे नहीं। अब भी देखें, दावत ना दे, अमली इकदामत करें, उसको आपको गुडविल जस्टिस खुद देना होता है। अगर क्या 3.5 साल में, मैंने माना माजी में करप्शन होती रही 40 साल से, मुझे कोई एतराज नहीं इस पर। क्या इस 3.5 साल जो अब गए हैं 18 के बाद, एक भी करप्शन नहीं हुई? कोई एक बंदा बताएं जिसे करप्शन पे निकाला हो, गिरफ्तार किया हो, कोई एक। माजी में होती रही, मैं किसी को डिफेंड करने नहीं आया, लेकिन अब भी अगर हुकूमत हाथ बढ़ाती है तो मेरा ख्याल है अपोजिशन को मुल्की मफाद में इकट्ठे बैठे ताकि आइंदा इलेक्शन फेयर हो। और इस महंगाई के अजाब से मुझे नहीं लगता कि जान टलेगी, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि बेहतरी आएगी। गुड गवर्नेंस के लिए IMF या वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाना पड़ता, आपको 9 चीफ सेक्रेटरी और 7 IG तब्दील नहीं करने पड़ते, अच्छी शोहरत के कंपिटेंट लोग तैनात करने पड़ते हैं। ठीक है अमजद भाई साहब, इतनी देर से ख्याल क्यों आया कि सियासत पे तलखी कम करें, बातचीत करें, रिफॉर्म्स करें अपोजिशन के साथ मिलके? ये 3 साल से जो चोर डाकू का जो शोर मुल्क में चलता रहा, देर से हुकूमत को ख्याल क्यों आया? इतना है तो बड़ी अच्छी चीज़ है जो आज गवर्नमेंट ने ऑफर दी है। मैं अपने कुलीग के लिए कहना चाहूंगा, निहाल हाशमी साहब के लिए, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उजूदो पशेमा का पशेमा होना। बात यह है कि पहले ये सारे कत्ल करने के बाद हमारी जो आज बुरी हालत है ना, जरा इस पे डिबेट हो जाए, मैं इस पे बिल्कुल तैयार हूँ। दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान हमेशा से ये कहते आ रहे हैं, आप पूरा सीक्वेंस देख लें, गवर्नमेंट की अपने स्पोक्समैन के देखें, हमने एक बात की है कि हम हर इशू पे बात कर सकते हैं, सिवाय एक इशू पे हम बात नहीं करेंगे, वो है NRO डील या ढील के बारे में। हम ये गुफ्तगू नहीं, वो तो आपसे डील या ढील मांगते ही नहीं है सर, के बारे में आप रोए, वो तो आपसे मांगते ही नहीं है, कर देते, जरा बात तो कर देते ना आप, ठीक है ना। आप मुझे पता है ये भी ना पूछे। देखे, मैं आपने कहा कि मैं अमीर आदमी हूँ, मैं मिडिल क्लास का बंदा हूँ, पहले आप तस्दीक कर लें। दूसरी बात है कि मुझे मालूम है कि कौन किससे राब्ता करता रहा है और क्या कहता रहा है कि मुझे क्या चाहिए। अच्छा, ठीक है ना। अब ये बढ़ के बातें रहे और मुझे मैं वो मीटिंग्स नहीं बता सकता जिन्होंने इन्होंने तलवे चाटे हैं
और उस किसके एस्टेब्लिशमेंट के हुकूमत के कुछ लोगों की बात कर रहे हैं यार क्या। अच्छा आप कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के? हाँ हाँ हाँ, मेरे सामने मैंने देखा है कि ये क्या से अदब से खड़े हैं, तलवे चाट रहे हैं। किसको देखा आपने? लड़के मार रहा, छोड़ो किसको देखा? कमर क्या तुम सारी बातें मैंने कहना इतना ही काफी। क्या पता पार्टी का कोई बहुत ही थर्ड टियर का कोई जूनियर लीडर हो, टॉप लीडरशिप छोड़ो ना जी। अब इनकी टॉप लीडरशिप तो सर पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब और बिलावल साहब हैं, नून लीग के शहबाज शरीफ साहब हैं। ये कहाँ देखा आपने? चले जगह बता दे, कहाँ देखा आपने? बात तो सुन लेना समर, एक याद रखना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अच्छा। इनका जो बैगेज है ना ये बहुत बड़ा है। इन्होंने मुल्क को इतना लूटा है और आज भी केस हमने नहीं बनाए इनके अपने बने हुए। यानी आप कह रहे हैं कोई डील नहीं मिलने वाली? फंसे हुए हैं ना, हमारे लिए मीडिया गवाह है। हमने तो अभी तक एक केस भी नहीं बनाया। अभी तक तो ये अपनी कोई एक बात जस्टिफिकेशन दे दे कि हमने नहीं खाया। वो मुझे जो सच कह रहे हैं, नेशनल असेंबली में खड़े होके इन्होंने कहा था कि ये वो जराए हैं हजूर जो। चले नहीं साहब, मुझे एक ब्रेक पे जाना है। मुझे ब्रेक पे जाने से पहले क्विकली बता दें, ये जो आपने देखा अपोजिशन के टॉप के लीडर को एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों के पास जो है वो जहाँ पे देखा ना, जहाँ पे देखा पाँव पकड़ते देखा, ये कहाँ पे देखा? पार्लियामेंट के अंदर देखा या किसी और खुफिया जगह पे देखा? कहाँ देखा? चलो जगह बता दे, नाम नहीं बताते आप। सुनने वालों को, जानने वालों को और पहचानने वालों को पता चल गया है कि मैंने कहाँ पे देखा है। ठीक है, अब बढ़ के ना मारे। हमने कहा है कि आए, वेलकम, जहाँ बिल्कुल नेगोशिएशन होगी, रिफॉर्म्स के ऊपर हो, इकोनॉमी के ऊपर तजावीज दे, हर एक फॉरेन पॉलिसी के ऊपर तजावीज दे, बट एक चीज पे कभी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, उनके आती भी है, जाती भी है, लेकिन मुल्क के उन एनआरओ ना देंगे ना लेने देंगे किसी और से भी। चले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, भट्टी साहब की तरफ जाएंगे। एक बड़ा हम सवाल मैंने उनसे करना है आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासत के हवाले से। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। ब्रेक से पहले अमजद नाइज साहब बता रहे थे कि उन्होंने अपोजिशन के एक बड़े रहनुमा को कहीं पे किसी के पाँव पड़ते देखा, एनआरओ मांगने के लिए, कोई रिलीफ लेने के लिए। लेकिन आजकल वो नाम तो नहीं बता रहे कि किसको किससे रिलीफ मांगते देखा, किस जगह पे रिलीफ मांगते देखा। लेकिन हुकूमत की तरफ से आजकल एक बड़ी तैयारी हुई है। हुकूमत को बड़ी तशवीश है कि जैसे कोई नून लीग की कहीं पे कोई डील होने वाली है। इसीलिए आजकल शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो है वो हुकूमत ने शिकंजा तेज़ अपना सख्त करने का फैसला कर लिया है। सर आपको सुनाते हैं खान साहब उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं, उन्हें फिक्र क्या लाहा का शहबाज शरीफ के बारे में और हुकूमत प्लान क्या करी उनके बारे में, जरा सुन लें। शहबाज शरीफ संभालती थे सर, की तकरीर नहीं होती, उसकी जॉब एप्लीकेशन होती है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस में तैयारी हो रही है। शहबाज शरीफ साहब के पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं, वो लंदन कब जाते हैं या वो जेल कब जाते हैं। हाशमी साहब, ये किसको जॉब एप्लीकेशन जो है वो दे रहे होते हैं अपनी तकरीर के दौरान? वो न्याय साहब जो बात कर रहे हैं वो कहीं इशारा इनकी तरफ तो नहीं कर रहे कहीं? एक तो मैं अमजद साहब से कहूँगा, उन्होंने लूटा हुआ कहा सबूत है, तो सबसे पहले तो लूट का जो सबूत है ये इस हुकूमत के ख़िलाफ़ है। दवाई की सबूत, चीनी की सबूत, आटे का सबूत, पेट्रोल का, सबसे पहले उसके ऊपर हाथ डालें। आप चैरिटी बिगान्स एट होम, आपकी सबूत तो है ना, सारे एटीएम आपके कैबिनेट में बैठे। अब जहाँ तक रह गया शहबाज साहब की जो बात कर रहे थे, वही शहबाज है जिन्होंने पंजाब को पंजाब बनाया और 2 साल जेल में रहे। और नैब में जब इनको जमानत दी गई तो अदालत ने लिखा कि इनके खिलाफ कोई सबूत, कोई शवाहिद नहीं मिले, बस फेक एक इल्ज़ामात लगाए गए। अब ये चाह रहे हैं कि एफआईए के थ्रू उनको कहीं, इनको सर यही केस नैब में भी था, सेम टू सेम था। अब एफआईए में लेके गए, ये बस एक इल्ज़ाम लगाने के हद तक किए जाते हैं। अब जहां तक रह गया, इनको खौफ है लंदन जा रहे हैं या जेल जा रहे हैं कि उसने इतना काम किया और इतना मौसर। जेल जाना तो आम बात है, जेल तो हम जाते रहे, 2 साल जेल रहे, मियाँ साहब जेल रहे, मरियम जेल रही, सफदर जेल रहा, हमजा जेल रहा, हसन जेल रहा, शाहिद जेल रहा, हर कोई जेल में रहे, कोई साल रहा, कोई 2 साल रहा। हमें जेल से ना डराया करें, हमने डरना उस वक्त से है
कि जब इस मुल्क के लोग इनको पकड़ेंगे, हम तो डर रहे हैं कि देखिए लॉलेसनेस इस मुल्क में ना हो, हमें जेल से ना डर है। इस मुल्क की खिदमत के लिए हम बार बार जेल जाना पड़ा तो जाएंगे। इनके खिलाफ तो सबूत है, हमारे खिलाफ तो कोई भी सबूत नहीं। अदालतों ने कहा है कि नवाज शरीफ ने ना किकबैक लिया है, ना करप्शन किया है, कोई काम ऐसा नहीं, कोई डील नहीं हो रही। आशफी साहब, ये जो गवर्नमेंट को आजकल तशवीश है कोई डील शील की आपकी पार्टी के बने, कोई डील कहीं पे नहीं हो रही? जी हो रही है, पाकिस्तान के अवाम के साथ हमारी डील हो रही है। हमारी डील हो रही है पाकिस्तान के अवाम के साथ कि इनको किस तरह से इस मुल्क से उखाड़ के फेंका जाए, क्योंकि इमरान खान डर गए कि नवाज शरीफ चौथे बार भी वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। डील में चोर होता है, उन्हें पता है कि उनके खिलाफ। ये भट्टी साहब, ये आशफी साहब कह रहे हैं अवाम जिसे कह रहे हैं, ये अवाम कोई कोड वर्ड तो नहीं है किसी के लिए? डील है जी भट्टी साहब, ये जो लफ्ज अवाम है ये कोड वर्ड तो नहीं है। देखिए चूंकि इमरान खान सिलेक्टेड है, इमरान खान सिलेक्टेड है, वो अवाम के नाम से उनको खौफ आता है। ये कौन से अवाम की बात हो रही है भट्टी साहब? अच्छा समर, ये उस अवाम की बात हो रही है जिसने मोहतरम नवाज शरीफ साहब को बाहर भिजवाया है। मुझे पाकिस्तान का, मैं तो ज़रा नाहल आदमी उतना समझा नहीं हूँ। जब से पाकिस्तान बनाया, मुझे बताएं कितने मुजरम जो जेल में बंद हों और वो लंदन हों इस वक्त, पूरा रेफरेंस दे दो 14 अगस्त 1947 से लेके आज तक। हाँ, मेरी इतलात के मुताबिक, मेरी खबर के मुताबिक शहबाज साहब की 2-3 अहम मुलाकातें हुई हैं। काफ़ी बेहतरी की तरफ हालात है। बदकिस्मती है उनकी भतीजी उन पर खुदकश हमला कर देती हैं। हाँ, अब इमरान खान साहब, यही केस नैब में था मेरी इतला के मुताबिक, यही FIA बराह रास्ता शहजाद अकबर साहब डील कर रहे हैं। मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब अदालतों से नाहल हैं, वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। नवाज शरीफ साहब आ भी जाए, उन्हें आने में रुकावट भी कोई नहीं है, वो तो खैर खुद ही नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ से हुकूमत थोड़ा सा चाह रही है इसे किसी तरीके से जल्दी जेल भेज दिया जाए, क्योंकि नैब में 22 महीने रहे हैं। तो FIA को इंस्ट्रक्शन है कि शहबाज शरीफ को इन एवरी कंडीशन अरेस्ट किया जाए। अगर उनकी बेल एंड टर्म कैंसिल हो जाती है तो यकीनन वो अरेस्ट होंगे। तो फवाद चौधरी साहब की बात रह गई, कहते हैं लंदन जाएंगे या जेल। भाई ECL में आप नाम डाल दो, हुकूमत तो आपकी है। तो ये डील के लिए हुकूमत और अपोजिशन दोनों एफर्ट्स कर रही हैं। ये मैं आपको ईमानदारी से, यकीन से, बीइंग ए रिपोर्टर खबर दे रहा हूँ। बिल्कुल सही है जी, खबर आ गई भट्टी साहब की तरफ से। न्याई साहब, ये फिर क्या करने जा रहे हैं? मियाँ साहब तो लंदन से फिलहाल उनका आने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन यहाँ आप डील के बारे में काफ़ी घबराहट का शिकार हो गई गवर्नमेंट हमारी। और ये जो आप बात कर रहे हैं कोई पैर पकड़ने की, आप खुद एक अहम कमेटी के आप चेयरमैन भी हैं, कोई वहाँ आपने कुछ ऐसा होते देखा या कहाँ देखा? पहली तो बात यह है कि गवर्नमेंट कोई घबराहट का शिकार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कोई पाकिस्तान के पैसे नहीं खाए, बल्कि हमने पाकिस्तान के जो पैसे खाने वाले हैं ना, उनको हमने ढील नहीं दी और ना देंगे। और दूसरा, मैंने आपको अपनी स्टेटमेंट दे दी है और मैंने आपको बता दिया है, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो सही हाथों में है और सही हाथों में रहेगा। ये किसी को गलतफहमी है 2023 तक सही हाथों में रहेगा या उसके बाद भी, जिन्हें आप सही याद कह रहे हैं? मैं अभी कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो है ना, आज भी हैं, कल भी होंगे। और ये याद रखना, लिख रखना। कल से मुराद क्या आपकी? 2023 के बाद की आप बात कर रहे हैं? 2023 और 2023 के बाद भी पाकिस्तान की सियासत में करप्ट माफिया का अब कोई किरदार नहीं होगा। सही है। वो जो पैर पड़ने वाला मामला वो इस्लामाबाद में हुआ था या इस्लामाबाद के किसी करीबी शहर में? बादशाह इतना अरे बड़ी आप इतनी इंपॉर्टेंट बात करके निकल गए नाइज़ साहब। काफी था, इतना इससे ज्यादा भी बता सकता हूँ, छोड़ो इन बातों को। बस ये बता दिया ना कि पैर पकड़ रहे हैं, लेकिन माफी नहीं मिली, क्योंकि अब पाकिस्तान में अब इस चीज की गुंजाइश नहीं है और ना होनी चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा। बिल्कुल सही है, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इसके बगैर पाकिस्तान बिल्कुल होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तमाम मेहमानों का। नाज़रीन, इस वक्त जो हमारी सियासी जमातें हैं, गो के एक दूसरे की हरीफ सियासी जमातें हैं, लेकिन इन्हें एक दूसरे से ज़्यादा अपने आप से, चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या तहरीक इंसाफ हो, सबको खतरा अपने हरीफ से ज़्यादा अपने आप से है। आज के शो में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।